नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। इंडियन स्टॉक मार्केट आज हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पूरे दिन लाल और हरे के बीच झूलते रहे। रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूला, इसलिए दिन के आखिर में इंडेक्स थोड़ा नीचे फिसले। कल के नए रिकॉर्ड हाई के बाद आज बाजार में उत्साह कम था, लेकिन गिरावट भी बहुत सीमित रही। सेंसेक्स 13.6 अंक गिरकर 85,706 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 12.6 अंक फिसलकर 26,202 पर बंद हुआ। नवंबर में दोनों इंडेक्स ने करीब 2% की बढ़त दर्ज की, जबकि स्मॉल कैप शेयर 3% कमजोर रहे। सेंसेक्स में आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दूसरी तरफ पावर ग्रिड, अडानी एंटरप्राइजेज, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस पर बिकवाली हावी रही, जिससे इंडेक्स पर दबाव बना रहा। मार्केट में माहौल मिला जुला रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय बाजार अपनी मजबूती बनाए हुए है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स में प्रगति और ऑटो, फाइनेंशियल्स और फार्मा जैसे बड़े सेक्टरों का अच्छा प्रदर्शन निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहा है। साथ ही अमेरिका में संभावित रेट कट की उम्मीदों ने सेंटिमेंट को सपोर्ट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज माहौल शांत दिखा, क्योंकि अमेरिका में थैंक्सगिविंग की वजह से ट्रेडिंग हल्की रही। एशियाई बाजारों में हल्की गिरावट रही, लेकिन हफ्ते भर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जापान का निक्केई इस हफ्ते बढ़त में रहा, जबकि दक्षिण कोरिया में सेंट्रल बैंक के फैसले के बाद थोड़ी कमजोरी आई। कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमतें बढ़कर $4,182 प्रति आउंस तक पहुंची, जिससे इस महीने लगभग 4.5% की बढ़त हो चुकी है। हालांकि कीमतें अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे हैं। कच्चे तेल में भी आज हल्की तेजी रही, जहां ब्रेंट क्रूड लगभग $63.58 प्रति बैरल तक चढ़ा। फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपए पर आज दबाव देखने को मिला। डॉलर मजबूत होने और तेल के दाम बढ़ने से रुपया 7 पैसे कमजोर होकर 89.43 पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर रहा, जिससे उभरते बाजारों की मुद्राओं पर असर दिखा। आज भारत का जीडीपी डेटा जारी हो गया है। अनुमान 7.3% का था, लेकिन असली आंकड़ा 8.2% आकर पूरी दुनिया को चौंका गया। पिछले क्वार्टर में भी जीडीपी 7.8% आया था, और उससे पहले भी अनुमान से बेहतर था। लगातार तीसरी बार भारत का जीडीपी अनुमान को पीछे छोड़ रहा है। इस बार का जीडीपी इतना ज्यादा इसलिए रहा क्योंकि जीएसटी में कटौती के बाद लोगों की खरीद यानी कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी कंजम्पशन में बढ़त ने जीडीपी को ऊपर धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई। अगर सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% की तेजी और कंस्ट्रक्शन में 7.2% की बढ़त नजर आई। सर्विसेज यानी तीसरे सेक्टर में भी 9.2% का उछाल दिखा, जो काफी मजबूत संकेत है। एग्रीकल्चर में 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि माइनिंग हमेशा की तरह धीमा रहा और लगभग जीरो ग्रोथ के आसपास ही दिखाई दिया। कुल मिलाकर बाकी सेक्टरों ने मिलकर जीडीपी को मजबूत किया। प्राइवेट कंजम्पशन यानी लोगों की खरीदी बिक्री के खर्च में भी 7.9% की तेजी रही, जो बताती है कि घरेलू मांग लगातार सुधर रही है। यही मांग आगे भी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगी। ये डेटा इसलिए भी खास है क्योंकि आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, नोमुरा और एचएसबीसी सभी का अनुमान करीब 7% के आसपास था, लेकिन असली आंकड़ा 8.2% आकर सबको पीछे छोड़ गया। किसी का भी अनुमान इतने ऊपर नहीं था। गिफ्ट निफ्टी में भी जीडीपी डेटा आते ही तेज हरकत दिखी। बाजार खुलते ही बड़ी हरी कैंडल बनी और शुरुआती मिनटों में मजबूत रिएक्शन देखने को मिला। इससे साफ है कि बाजार ने इस आंकड़े को तुरंत थम्स अप दिया। अब बाजार की नजर आरबीआई की अगली मॉनेटरी पॉलिसी पर रहेगी, जो दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाली है। जीडीपी इतना मजबूत आया है, इसलिए लोग यह भी देखेंगे कि आरबीआई अपने ग्रोथ फोरकास्ट में क्या बदलाव करता है। आने वाले क्वार्टर्स में सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंसी है। अगर भारत 7 या उससे ऊपर की ग्रोथ बनाए रखता है तो पूरे साल का औसत जीडीपी 7% के आसपास पहुंच सकता है, जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए बेहद मजबूत स्तर माना जाता है। सोमवार को बाजार कैसे खुलेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि शनिवार और रविवार के दौरान कोई नकारात्मक ग्लोबल खबर आती है या नहीं। अगर सब शांत रहा तो सोमवार को बाजार में तेज शुरुआत देखने को मिल सकती है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ी उम्मीदें बन गई हैं, क्योंकि कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया है कि बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने ज्यादातर मुद्दे सुलझा लिए हैं और सिर्फ टाइमिंग तय होनी बाकी है, इसलिए इस कैलेंडर वर्ष के भीतर समाधान निकल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि फाइनल डेडलाइन तय करना मुश्किल होता है, लेकिन मौजूदा माहौल बेहद पॉजिटिव है। भारत और अमेरिका की टीमें हर हफ्ते वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, जिससे साफ है कि बातचीत बहुत सक्रिय है। एक तरफ फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर काम चल रहा है, जिससे टैरिफ विवाद सुलझ सकते हैं, और दूसरी तरफ लंबी अवधि वाला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी तैयार हो रहा है। सरकार चाहती है कि पहले टैरिफ से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो, फिर बड़े व्यापार समझौते पर समय सीमा तय की जाए। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है, जो एक महीने पहले दिखी रैली को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। शादी के सीजन और लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से 24 कैरेट गोल्ड कई शहरों में 1350 रुपये प्रति ग्राम के आसपास पहुंच गया है। वहीं सिल्वर का रेट 1 किलो पर लगभग 18.8 लाख पहुंचकर फिर से लाइफ टाइम हाई दिखा रहा है, जो कमोडिटी मार्केट में मजबूती का संकेत देता है। गोल्ड सिल्वर की इस रैली का सीधा फायदा ETF और कुछ सिलेक्टेड शेयरों को मिल रहा है। निपिन, HDFC, टाटा जैसे फंड्स के गोल्ड और सिल्वर ETF ने पिछले एक साल में 60% से 85% तक के रिटर्न दिए हैं, जो फिजिकल गोल्ड की तुलना में आसान और ज्यादा सेफ निवेश का विकल्प बनाते हैं। सिल्वर ETFs ने भी करीब 80% तक का मजबूत रिटर्न दिया है, जो तेजी के सेंटिमेंट को दर्शाता है। कमोडिटी तेजी का असर हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयरों पर भी दिख रहा है, क्योंकि कंपनी सिल्वर की माइनिंग भी करती है और कीमत बढ़ने से मार्जिन मजबूत होने की उम्मीद है। इसी तरह गोल्ड लोन कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस और मनापुरम को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ते ही उनका लोन बैक्ड बिजनेस तेजी पकड़ता है। पिछले 6 महीनों में मुथूट ने 70% से ज्यादा और एक साल में लगभग दोगुना रिटर्न दिया है। LIC ने हाल ही में NBCC में करीब 4.5% हिस्सेदारी घटाई है, जबकि दूसरी तरफ ACC में अपना स्टेक 11% तक बढ़ा दिया है। बड़े निवेशक जब ऐसी खरीद बिक्री करते हैं तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस पर असर दिखता है, इसलिए इन दोनों कंपनियों पर अगला हफ्ता खास नजर रहेगा। ACC ने इस तिमाही में बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है, खासतौर पर मार्जिन में 300% से ज्यादा की उछाल और 460% तक की सालाना ग्रोथ ने बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। कंपनी का EPS भी मजबूत तरीके से बढ़ा है, जिससे आने वाले सत्रों में स्टॉक में हलचल रह सकती है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में शुक्रवार को गिरावट दिखी, लेकिन कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया। कंपनी हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। रिकॉर्ड डेट कंपनी बाद में घोषित करेगी और बोनस शेयर 26 जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। कंपनी के ताज़ा नतीजों में सितंबर तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर 9% गिरकर 768 करोड़ पर आ गया, जबकि बिक्री और EBITDA दोनों करीब 40 से 45% नीचे रहे। इसके बावजूद प्रमोटर अभी भी लगभग 69% हिस्सेदारी रखते हैं, जो मैनेजमेंट के भरोसे को दिखाता है। JK टायर ने बताया कि NCLT ने कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के साथ उसके मर्जर को मंजूरी दे दी है और ये योजना 22 दिसंबर से प्रभावी मानी जाएगी। इसके बाद कैवेंडिश पूरी तरह JK टायर में शामिल हो जाएगी और अलग कंपनी के रूप में मौजूद नहीं रहेगी। कंपनी ने 24 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट रखा है। इस मर्जर से ग्रुप की संरचना और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होगी और ऑपरेशंस को संभालना भी आसान हो जाएगा। JK टायर ने हाल ही में अपनी सब्सिडियरी JK टोर्नेल के जरिए कैवेंडिश की कुछ हिस्सेदारी बेचकर करीब 131 करोड़ रुपए जुटाए थे। वारी एनर्जीज लिमिटेड ने बताया है कि उसे 140 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो भारत के एक प्रतिष्ठित रिन्यूएबल पावर कंपनी ने दिया है। ये ऑर्डर 28 नवंबर 2025 को मिला था और इसकी सप्लाई वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान की जाएगी। कंपनी के मुताबिक ऑर्डर देने वाली इकाई का नाम गोपनीय है, लेकिन वो भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स की मालिकाना, डेवलपमेंट और ऑपरेशन से जुड़ा बड़ा प्लेयर है। इस नए ऑर्डर से वारी एनर्जीज अपनी मॉड्यूल सप्लाई की क्षमता को और मजबूत करेगी। दिलीप बिल्डकॉन को NHAI से तमिलनाडु में लगभग 880 करोड़ रुपए का नया रोड प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें परामाकुडी से रामानाथपुरम तक के NH49 के एक हिस्से को 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत 24 महीनों में पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी अगले 15 साल तक इस पूरे रूट की देखभाल भी करेगी, जिससे दिलीप बिल्डकॉन को लंबी अवधि की स्थिर आय मिलेगी। यथार्थ हॉस्पिटल में आज बड़ा उतार आया, क्योंकि लगभग 4.4 लाख शेयर यानी करीब 0.5% इक्विटी एक ब्लॉक डील में बदले गए। ये डील करीब 32 करोड़ रुपए की रही और शेयर 720 रुपए के आसपास ट्रांसफर हुए, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 8% की गिरावट आ गई। कंपनी ने बताया कि पिछले दिनों आयकर विभाग ने उस पर लगी सभी प्रोविजनल अटैचमेंट्स हटा दी हैं, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी शामिल थे। अब ये सभी संसाधन कंपनी फिर से सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी, जिससे कामकाज में राहत मिलेगी।
SRF के शेयर आज 4% से ज्यादा चढ़ गए क्योंकि एक्सिस कैपिटल ने स्टॉक को बाय रेटिंग दे दी है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा घटाकर 3,330 रुपए कर दिया गया है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का केमिकल बिजनेस अगले कुछ साल अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। एक्सिस कैपिटल का कहना है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में नए प्रोडक्ट्स और बढ़ते वॉल्यूम्स आने वाले समय में 26% सालाना वृद्धि ला सकते हैं। वहीं रेफ्रिजरेंट गैस बिजनेस में भी R32 की बेहतर मांग और स्टेबल प्राइसिंग कंपनी के मार्जिन्स को सपोर्ट। विदेशी निवेशकों ने साल 2025 में जहां आईटी, एफएमसीजी और पावर जैसे सेक्टर्स में भारी बिकवाली की है, तो वहीं टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया है। इस साल सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों में लगभग 43,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे साफ है कि निवेशक इसे लंबे समय के मोनेटाइजेशन साइकिल की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। ये तेजी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि मार्केट को नए टैरिफ हाइक का पूरा भरोसा है। जियो और एयरटेल दोनों के ग्राहकों से मिलने वाली औसत कमाई लगातार बढ़ रही है, जिससे रेवेन्यू मॉडल और स्थिर हो रहा है। साथ ही 2026 में आने वाला संभावित जियो आईपीओ भी सेक्टर में नया उत्साह जोड़ रहा है और बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। जेफरीज ने जियो के वैल्यूएशन में बड़ा उछाल देते हुए इसे $180 अरब तक बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FWA, होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस जैसी कैटेगरीज जियो की कमाई को आने वाले वर्षों में और मजबूत बनाएंगी। JP मॉर्गन ने भी टेलीकॉम पर पॉजिटिव रुख रखते हुए कहा है कि मार्केट में टैरिफ रिपेयर का दौर फिर शुरू हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि नवंबर 25 से नवंबर 26 के बीच लगभग 15% की नई टैरिफ वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो एयरटेल जैसी कंपनियों के फ्री कैश फ्लो में काफी सुधार हो सकता है और उनका डिविडेंड भी आकर्षक बन सकता है। सेक्टर में फिलहाल जियो और एयरटेल ही सबसे आगे बने हुए हैं और रेवेन्यू शेयर में भी दोनों की पकड़ मजबूत है। जियो FWA कैटेगरी में लगभग 75% मार्केट शेयर रखता है और 5G कैपेक्स का बड़ा हिस्सा पूरा होने से अब इन कंपनियों के मार्जिन्स और कैश फ्लो और भी बेहतर हो रहे हैं। एयरटेल के लिए कुछ चुनौतियां भी बताई जा रही हैं, जैसे उसका बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट और ब्रॉडबैंड में जियो को टक्कर देने की कोशिश। अगर ये प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए तो 2027 में कंपनी को ज्यादा कैपेक्स खर्च करना पड़ सकता है, जिससे फ्री कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। एनालिस्ट के मुताबिक ये दबाव लगभग 30% तक भी पहुंच सकता है। जिंदल पॉली फिल्म्स पर सेबी की शुरुआती जांच में यह पता चला कि जिंदल पॉली फिल्म्स ने अपनी ग्रुप कंपनी जिंदल इंडिया पावरटेक में किए गए निवेशों को धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिया, जिससे कुल लगभग 760 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि कंपनी ने ये जानकारी समय पर निवेशकों को नहीं दी, जो नियमन का सीधा उल्लंघन माना जाता है। इस मामले की सुनवाई अब NCLT में चल रही है और कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन सूट भी लंबित है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने पहली बार बोनस शेयर जारी किए और शुक्रवार से इनके शेयर 2:1 बोनस एडजस्टमेंट के बाद ट्रेड होना शुरू हो गए। शुरुआती ट्रेडिंग में स्टॉक में तेजी दिखी, लेकिन बाद में ये बढ़त गायब हो गई और शेयर लगभग सपाट स्तर पर आ गया। सभी शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसके अलावा कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे निवेशकों को दोहरा फायदा मिला है। शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान थायरोकेयर का शेयर 518 रुपए के हाई तक गया था, लेकिन बाद में ये गिरकर लगभग 493 रुपए के आसपास बंद हुआ। सुदीप फार्मा ने शुक्रवार को दमदार डेब्यू किया और IPO प्राइस 593 रुपए के मुकाबले लगभग 24% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के पहले ही शेयर अनलिस्टेड मार्केट में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था और ग्रे मार्केट डेटा भी मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहा था। कंपनी के 895 करोड़ रुपए के IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और ये करीब 94 गुना सब्सक्राइब हुआ। सबसे ज्यादा रुचि QIB निवेशकों की तरफ से आई, जिन्होंने 213 गुना तक बोली लगाई, जबकि रिटेल कैटेगरी भी अच्छी तरह भरी। गोल्डमैन सैक्स ने 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम के लिए अपना रुख बदलते हुए इसे बाय की रेटिंग दे दी है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस को 705 रुपए से बढ़ाकर 1570 रुपए कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 21% की संभावित तेजी दिखाता है। अभी भी पेटीएम का स्टॉक अपने IPO प्राइस से काफी नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ते अपग्रेड बताते हैं कि विश्लेषक इसके भविष्य को लेकर ज्यादा सकारात्मक हो रहे हैं। स्टॉक गुरुवार को 1393 रुपए पर बंद हुआ था और कुल 19 एनालिस्टों में से 12 इसे बाय की रेटिंग दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्टॉक अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ समय पहले ये 900 रुपए के आसपास पहुंचा था, जो फिलहाल इसका बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये स्तर पार हो जाता है तो स्टॉक में 10,500 रुपए तक की तेजी देखने की उम्मीद की जा सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टॉक में पहले बड़ी गिरावट आई थी, इसलिए रिकवरी में अच्छे स्तर आना स्वाभाविक है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वो 799 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रह सकते हैं। शुक्रवार के कारोबार में स्टॉक लगभग 853 रुपए पर ट्रेड कर रहा था।
इंजीनियर्स इंडिया अपने निवेशकों के लिए हर 5 रुपए वाले शेयर पर 1 रुपए का डिविडेंड दे रही है। ये डिविडेंड पाने के लिए 4 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। कंपनी 19 दिसंबर से ये रकम देना शुरू करेगी, जिससे निवेशकों को एक स्थिर कैश रिटर्न मिल जाएगा। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में आगे अच्छी तेजी आ सकती है। उन्होंने स्टॉक के लिए 255 रुपए का लक्ष्य दिया है, जबकि अभी ये 52 वीक हाई से काफी नीचे करीब 200 रुपए से नीचे ट्रेड हो रहा है। IEX को लेकर मार्केट कपलिंग विवाद अब और गंभीर मोड़ ले चुका है, क्योंकि कंपनी ने सीधे CERC के कुछ अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। IEX की ओर से कहा गया है कि आदेश जारी करने वाले अधिकारी ने स्टॉक में भारी गिरावट के बाद शेयर खरीदकर लगभग 176 करोड़ रुपए का गलत फायदा उठाया। अपीलीट ट्रिब्यूनल एप्टेल ने साफ कहा है कि ये आरोप बेहद गंभीर है और अगर सही पाए जाते हैं तो ये रेगुलेटरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठाते हैं। ट्रिब्यूनल ने सेबी को विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। IEX के शेयर ने इस विवाद का असर तुरंत दिखाया और शुक्रवार के सत्र में ये 137 के नीचे फिसल गया। जुलाई में भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी, जब ये 208 से सीधे 135 के नीचे आ गया था। पिछले कई महीनों से ये 130 से 150 के दायरे में घूम रहा है, यानी निवेशक अभी भी अनिश्चितता में है और बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। सीगोल इंडिया ने बाजार बंद होने से ठीक पहले बताया कि उसकी सब्सिडरी सीगोल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट मिल गया है। ये टेंडर इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाने का है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर होगी। प्रोजेक्ट का कुल मूल्य 1809 करोड़ रुपए है। सीगोल इंडिया के शेयर में शुक्रवार को हल्की तेजी दिखी और ये करीब 224 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि पिछले एक साल में स्टॉक लगभग 24% गिरा है, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी की ग्रोथ फिर ट्रैक पर आ सकती है। आकाश एजुकेशन सर्विसेज ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का राइट्स इशू निकाला है और मणिपाल ग्रुप और BR इन्वेस्टको को नए शेयर आवंटित किए हैं। हालांकि कंपनी ने थिंक एंड लर्न यानी बायजूस की ओर से आई 25 करोड़ की आवेदन राशि को फिलहाल रोक दिया है। आरोप यह है कि बायजूस द्वारा दिया गया पैसा विदेशी निवेश और कंपनी कानून के नियमों के अनुरूप नहीं है। बायजूस की स्थिति पहले से ही तनाव में है और उसका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस पूरे राइट्स इशू को NCLT में चुनौती दे चुका है। आकाश बोर्ड ने फैसला किया कि बायजूस को शेयर तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक NCLT अपना अंतिम आदेश नहीं दे देता।